वेलकम टू नेट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। ये UFC 316 का हिंदी प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस वाला वीडियो है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं बकवास कम करने की कोशिश करूँगा। शुरुआत करते हैं कि आखिर आप ये पेपर व्यू कहाँ पे देख सकते हैं। आप सभी को पता है सोनी लिव के ऐप में ये अवेलेबल है, सोनी 10-2, सोनी 10-3 में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश सब में अवेलेबल है। और अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों का आपके पास एक्सेस नहीं है तो आप किसी दोस्त से जियो टीवी का OTP मांग लीजिए, जियो टीवी में भी ये अवेलेबल है। इसकी टाइमिंग नोट कर लीजिए, ये सुबह 7:30 बजे इंडिया में आएगा। मैं को मेन इवेंट और मेन इवेंट के बारे में लंबी बात करूंगा, तो बाकी सारी फाइट्स को मैं थोड़ा थोड़ा कम समय दूंगा। उम्मीद है कि आप टेंशन नहीं लेंगे। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए। ब्ला 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 ब्ला। चलते हैं मेन कार्ड की पहली फाइट की तरफ। पहली फाइट है केविन हॉलैंड वर्सेस विसेंटे लुके। केविन हॉलैंड की हर फाइट में हमें यही सोचना पड़ता है कि भाई कौन सा केविन हॉलैंड आएगा, केविन हॉलैंड दिमाग लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अगर लगाएगा तो भाई डिसीजन ये होगा, अगर नहीं लगाएगा तो रिजल्ट ये होगा। तो इस बार ना मैं ये फाइट एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं इसका एनालिसिस करना ही नहीं चाहता। विसेंटे लुके वैसे इस फाइट में अंडरडॉग है, केविन हॉलैंड के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसा सट्टेबाजों का कहना है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि विसेंटे लुके जीत सकता है यह फाइट, क्योंकि अगर केविन हॉलैंड सीरियसली फाइट करने आता है ना तो वो दुनिया के हर फाइटर के लिए डेंजर है। बट 5 में से एक ही फाइट में केविन हॉलैंड सीरियसली फाइट करने आता है, तो विसेंटे के चांसेस ज़्यादा है। इस फाइट को इतना ही समय देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइट है मारियो बतिस्ता वर्सेस पैचेमिक्स। पहले मारियो बतिस्ता की बात कर लेते हैं यार। मारियो बतिस्ता वी स्टार्टेड हेटिंग हिम आफ्टर होजे ऑल्डो फाइट, एंड टू बी ऑनेस्ट ही डिजर्व ऑल दी हेट। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बकचोदी हो रही है। एंड ये फाइट में दूसरा फाइटर है पैचेमिक्स। यार आप हमेशा पैचेमिक्स की तारीफ़ ही सुनते आए होगे जब से मैं पैचेमिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ 2-3 साल पहले। मैं अगर आपको याद होगा तो मैं 3 साल से लगभग यही कह रहा हूँ कि दुनिया में 135 को सबसे बेहतरीन फाइट अगर कोई है तो वो पैचेमिक्स है। मैं आज भी इस बात पर विश्वास करता हूँ। ये बात अलग है कि पैचेमिक्स की लास्ट फाइट में परफॉर्मेंस उतनी शानदार नहीं थी जितनी दूसरी फाइट्स में रहती है, और पैचेमिक्स की अब उम्र भी थोड़ी बहुत हो रही है। बट फिर भी मेरा मानना है कि पैचेमिक्स अगर अपने 100% फॉर्म में आता है ना तो वो खुदा खुदा के मारेगा मारियो बतिस्ता को, एंड आई वांट टू सी दैट। दिल दिमाग पैसा सब पैचेमिक्स पे होता है। मैं इसका एनालिसिस ज़्यादा करूँगा नहीं, क्योंकि पैचेमिक्स इज़ एक्चुअली बेटर दैन मारियो बतिस्ता इन एवरी वे। आई नो ही इज़ बेसिकली अ रेसलर, बट उसकी स्ट्राइकिंग भी मारियो बतिस्ता से बेहतर है। चलते हैं अगली फाइट की तरफ। अगली फाइट है केविन गैसलम वर्सेस जो फाइफर। यार मैं जो बातें करता हूँ ना केविन हॉलैंड के बारे में, वही सारी बात ना बहुत हद तक गैसलम के बारे में भी सही है। क्या मैं एनालिसिस करूँ इस फाइट का? आज जो केविन गैसलम हम देख रहे हैं उस केविन गैसलम से ज़्यादा पावरफुल है जो फाइवर। साइज में एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा है, मोमेंटम उसके साथ है, यंगर है, और सट्टेबाजों के अनुसार उसके जीतने के चांसेस 4 गुना ज़्यादा है केविन गैसलम से। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि ओवरऑल बेहतर फाइटर कौन है, यार मैंने ना केविन गैसलम का पीक देखा है, तो मेरे लिए तो अभी भी बेहतर फाइटर केविन गैसलम ही है। बट केविन गैसलम की फ़ाइट का एनालिसिस करना वैसा ही है जैसे केविन हॉलैंड का फाइट का एनालिसिस करना है। आपको पता ही नहीं कि कौन सा फाइटर फाइट करने आने वाला है, वर्ल्ड बीटर या फिर सब जिसको सिर्फ फाइट का चेक चाहिए। अगर वर्ल्ड बीटर केविन गैसलम आता है ना तो जो फाइफर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। दिल तो मेरा हमेशा केविन गैसलम को ही जीतते हुए देखना चाहता है। दिमाग कहता है कि जो फाइफर ही जीतेगा। पैसा होता तो केविन गैसलम पे लगाया जाता क्योंकि ऑड्स बहुत अच्छे हैं। एनीवेज हम इस फाइट को यहीं छोड़ते हैं और को मेन इवेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां से हम चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में लेना चालू करेंगे। नेक्स्ट फाइट है को मेन इवेंट जूलियाना पेनिया वर्सेस केला हैरिसन। बहुत से लोग कहेंगे कि एक्चुअली इस फाइट के बारे में एनालिसिस करने की नहीं बनती है, क्योंकि सबको शायद पहले ही पता है कि कौन जीतने वाला है। लोग सिर्फ ये नहीं कह रहे कि केला हैरिसन जीतने वाली है, लोग तो बेवकूफ़ी की हद तक ये कह रहे हैं कि केला हैरिसन जीतेगी, उसके बाद वो लंबे समय तक चैंपियन रहेगी। अगर केला हैरिसन जीतती भी है ना तो उसके पास मेरे ख्याल से 2 या 3 फाइट और है, क्योंकि वो इतना एक्सट्रीम वेट कट नहीं कर पाएगी। वैसे वेट कट के बारे में भी हम बात करेंगे जब हम केला हैरिसन की बात करेंगे। किसी ने कमेंट में कुछ अच्छा कमेंट किया था, उसका जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि केला हैरिसन का वेट कट इतना एक्सट्रीम है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो 2-3 फाइट से ज़्यादा और फाइट कर पाएगी। तो मैं अगर ये फाइट जीतती भी है तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा अमेंडा नूनेज़ वाली फाइट देखता हूँ, और उसके बाद एक आध और फाइट देखता हूँ। खैर इस फाइट में पहले हम जूलिया बात क्यों करना ज़रूरी है इस फाइट के बारे में, क्योंकि दोस्त दुनिया जो आपको दिखा रही है ना, आप कोशिश करिए कि उससे थोड़ा एक कदम आगे जाके देखें। आप
कभी कभी पर्दा हटा के देखना भी ज़रूरी होता है असलियत क्या है। पहले बात कर लेते हैं जूलियाना पेनिया की। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग, एमएमए से जुड़े ज़्यादातर लोग, ईएफसी को देखने वाले ज़्यादातर लोग जूलियाना पेनिया को पसंद नहीं करता है, बट मुझे इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज आई डोंट नॉट ओनली लाइक हर, आई रियली लव हर। मेरे अपने रीज़न है दोस्त। मेरे लिए जूलियाना पेनिया एक इंस्पिरेशन है। वो मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि जूलियाना पेनिया बताती है कि अगर आपकी स्किल लिमिटेड है ना, दैट्स ओके, पर अगर आप मेहनती हो और आप में शेयर विल है ना, तो दोस्त आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी बोले तो कुछ भी। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अमेंडा नूनेस को टैप करने पे मजबूर कर सकता है। बाय द वे आई डोंट थिंक सो दैट शी इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट सब लोग मानते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। आई थिंक शी इज़ स्पेशल क्योंकि वो उन लोगों में से एक है जो साफ साफ समझ में आता है कि वो अपने आप को डिफाइन करने के लिए जो दुनिया के अप्रूवल का वेट नहीं कर रही कि भाई मैं ऐसी हूँ या वैसी हूँ, तुम बताओ। वो बोलती है मैं कैसी हूँ, मैं बताऊँगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमेंडा नूनेस की फाइट के बाद और फिर से दोबारा चैंपियन बनने के बाद अब इस फाइट में जो होने वाला है ना, वो प्रूव नहीं करेगा कि जूलियाना पेनिया की लेगेसी क्या होगी या क्या नहीं होगी। उसकी लेगेसी ऑलरेडी है, वो 2 टाइम चैंपियन है, और तो और उसने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को एक फाइट में डोमिनेट भी किया है। सो जूलियाना पेनिया को किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी अगर मुझसे ज़रूरत होती तो मैं A+ ही देता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैला हैरिसन की। देखिए यूएफसी का पूरा मीडिया सेटअप जो है वो ये बात में हमें एहसास दिलाने के लिए लगा है कि भाई कैला हैरिसन ना यार दिल की बहुत अच्छी औरत है, अपनी बहन के बच्चों को पाल रही है, ऐसा करती है वैसा करती है। तो अगर मेरे से सवाल ये होगा ना कि कैला हैरिसन क्या अच्छी इंसान है, मैं कहूँगा कि एक्चुअली जो मैंने देखा है ना उस हिसाब से वो शी कम्स आउट एज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छी इंसान है। पर एज अ एथलीट मेरा मानना है कि वो प्योर एंड सिंपल वेट बुली है। मैं एक बार फिर से आपको दोहराऊँ, 172 पाउंड में ओलंपिक का गोल्ड मेडल, एमएमए में डेब्यू 155 पाउंड में, पीएफएल चैंपियन 155 पाउंड में, दोबारा पीएफएल चैंपियन 155 पाउंड में, कुछ फाइटें 145 पाउंड में, और अभी वो फाइट कर रही है 135 पाउंड में। अब मैंने जब ये बोला तो किसी एक ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि भाई ऐसा है कि सभी को वेट कट करा लाओ है, सभी वेट कट कर सकते हैं, और वेट कट आसान चीज़ नहीं होती, वेट कट बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है, और अगर कैला हैरिसन ज़्यादा वेट कट कर सकती है तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। तो उस प्रॉब्लम अब मैं समझा रहा हूँ कि क्या है, और वो तुम बहुत ध्यान से समझ रहे हो। प्रॉब्लम वेट कट नहीं है, प्रॉब्लम अनफेयर एडवांटेज की है। हर कोई वेट कट करता है, कैला हैरिसन वेट कट कर रही है, अब मैं जूलियाना पेनिया भी वेट कट करेगी, है ना। बट जो एक्चुअली नेचुरली ज़्यादा वेट का होता है, नेचुरली कौन ज़्यादा वेट का है, तुम्हें दोनों को देखोगे तुम्हें पता है कि नेचुरली ज़्यादा वेट की जूलियाना पेनिया नहीं है। जूलियाना पेनिया की जगह कैला हैरिसन का नेचुरल वेट ही ज़्यादा है। अब मैं ये बात क्यों उठा रहा हूँ मैं समझाता हूँ। जिसका नेचुरल वेट ज़्यादा होता है ना, वो उतना वेट रिगेन करता है वेइंग इन के बाद। हमने देखा कि पिछली 2 फाइटों में वेइंग इन के समय 135 पाउंड था वजन कैला हैरिसन का, और क्योंकि जूलियाना पेनिया तो इसी डिवीजन में फाइट करती तो उसका वजन भी 135-136 के आसपास है। ओके, आपको पता है एक एवरेज क्या है कि जूलियाना पेनिया कितना वजन रीगेन करती है वेइंग इन के बाद और फाइट शुरू होने के पहले, यानी कि फाइट में उसका कितना वजन होता है। जूलियाना पेनिया का एवरेज है 148 से 151, यानी कि वो या तो 148 पाउंड के आसपास रहती है या 151 पाउंड के आसपास जा सकती है फाइट के समय। अब क्योंकि कैला हैरिसन नेचुरली उससे ज़्यादा वजन वाली है, तो वो नेचुरली, आप बनी बात है कहते हैं ना हमारे यहाँ पे, वो ज़्यादा वेट गेन करेगी, है ना। कैला हैरिसन वेइंग इन के समय तो 135 पाउंड की रहेगी, बट वेइंग इन से लेके फाइट स्टार्ट होने के पहले तक उसका एवरेज है 161 से 163 पाउंड, यानी कि वो फाइट के समय जूलियाना पेनिया से लगभग 10 पाउंड हैवियर रहेगी। क्या ये फेयर है? पता 10 पाउंड कितना होता है? 10 पाउंड में डिवीजन चेंज हो जाते हैं, 135, 145, 155, 10-10 पाउंड का डिफरेंस है इन डिवीजन में। दूसरे फाइटर्स जस्टिन गेची, डस्टिन पोरिया का एग्जांपल ले लो, दोनों हमको पता है कि वो लगभग 170-175 पाउंड के आसपास घूमते हैं। 20-20 पाउंड कम करेंगे और फिर 20-20 पाउंड गेन करेंगे, पर वो आपस में ही रहेंगे, लगभग बराबर साइज के ही रहेंगे। पर क्या बात हम यही सेम बात यहाँ कह सकते हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नहीं कह सकते। जिस किसी ने भी ये सवाल किया था ना, उसकी सोच गलत नहीं थी, उसकी सोच बहुत सही थी, बट हमें क्या करना है, लॉजिकली सोच थी। हमें लॉजिक में आगे जाके नुआंस को समझना है और बारीकी को समझना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको एक फैक्ट देता हूँ। आपको पता है आजकल बॉक्सिंग में जो बड़ी फाइट होती है, जैसे कैनेलो की हो गई, क्रॉफर्ड की हो गई,
टैंक की फ़ाइट हो गई, शकूर स्टीवेंसन की फ़ाइट हो गई। आपको पता है एक नई चीज़ ऐड होने लगी है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको कहते हैं रिहाइड्रेशन क्लॉज। रिहाइड्रेशन क्लॉज बहुत एक सिंपल सा क्लॉज होता है कि भाई ठीक है ना, अपन दोनों 135 पाउंड में फाइट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 135 पाउंड में वे इन हो जाएंगे। बट उसके बाद फाइट के समय आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 पाउंड गेन कर सकते हो। यानी कि 135 में दोनों ने वे इन किया ना, तो जब फाइट होगी तो उनका वेट लगभग 145 पाउंड के आसपास होना चाहिए, और अगर उससे ऊपर होता है तो या तो फाइट कैंसिल हो जाएगी या फिर आप पे जुर्माना लगेगा। समझ रहे हो, बॉक्सिंग में भी बोलते हैं कि रिहाइड्रेट आपको होना है ना तो 10 पाउंड के आसपास ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि इससे ज़्यादा कुछ होता है ना तो अनफेयर हो जाती है चीज़ें। उम्मीद है आप चीज़ों को समझ गए होंगे। मैं एज अ पर्सनली मैं नहीं मानता कि केला हैरिसन कुछ कर रही, क्या करती है उसके पास। जब यूएफसी ने कह ही दिया उसको कि 135 पाउंड में फाइट नहीं करोगे आप तो और नहीं करेंगे, मौका हम नहीं देंगे, तो क्या करती है 135 पाउंड फाइट करने के अलावा उसके पास क्या चांसेस है। मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट वेट बुली तो वेट बुली ही हुआ ना फिर भी। एनीवेज, इस फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जब इस पर्टिकुलर फाइट की बातें करता है ना, बात करना चालू करता हूँ ना, तो मुझे चाहे सारी चीज़ें अनफेयर नज़र आने लगती हैं, और सच कहूँ तो एक तरफा लगा नज़र आने लगती है। देखिए, स्ट्राइकिंग की जहाँ तक बात है, जुलियाना पेनिया और केला हैरिसन लगभग बराबर के स्ट्राइकर हैं, क्योंकि एक्चुअली जुलियाना पेनिया से बेहतर स्ट्राइकर नज़र आती है केला हैरिसन। बट क्योंकि जुलियाना पेनिया अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है ना, मैं अनऑर्थोडॉक्स स्टैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, अनऑर्थोडॉक्स फाइटिंग स्किल्स की बात कर रहा हूँ, फाइटिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ। उसका स्टाइल बहुत ऑकवर्ड सा स्टाइल है, इस वजह से वो स्ट्राइकिंग में बराबरी कर सकती है। पर रेसलिंग में यार, केला के पावर के सामने कुछ भी नहीं है जुलियाना का पावर। और सबसे मतलब कमज़ोर करने वाली बात यह है कि जुलियाना पेनिया का टेक डाउन डिफेंस भी कोई इतना अच्छा नहीं है, और कई बार तो वो ना ग्राउंड की पोजीशन अपने आप में ले लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो सबमिट कर देगी सामने वाले को। बट अगेन, वो जो 10 पाउंड एक्स्ट्रा है ना, जुलियाना पेनिया ने कभी भी 160 पाउंड के फाइटर से फाइट नहीं की है, तो यहाँ पे भी वो कमज़ोर ही नज़र आती है। कुछ एक्सपेक्टर भी हैं यार, जिनको शायद आप में से ज़्यादातर लोग बकवास ही समझें, बट मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि 99% लोग ये मान के बैठे हैं कि जुलियाना पेनिया इज़ गोइंग टू लूज़ दिस फाइट। पर क्या ये पहली बार है जब लोग सोच रहे हैं कि 99% लोग सोच रहे हैं कि जुलियाना पेनिया फाइट लूज़ कर देगी? पहली बार तो नहीं है ना। अगर आप मुझसे भी पूछेंगे ना कि भाई एक्चुअली मेरे को बताओ कि एक्चुअली मैथमेटिकली कितने चांसेस है किसके जीतने के, तो मैं कहूँगा कि यार 20% चांसेस हैं जुलियाना पेनिया के जीतने के, बट 80% चांसेस तो फिर भी उसके हारने के ही हैं। बट क्या ये मैं पहली बार सोच रहा हूँ? क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम जुलियाना पेनिया को काउंट आउट कर रहे हैं? क्या ये पहली बार हो रहा है कि हम उसको फाइट के पहले ही हारा हुआ मान रहे हैं? क्या इससे पहले जुलियाना पेनिया ने हमको गलत साबित नहीं किया है क्या? तो क्या वो फिर से नहीं कर सकती है? मेरे हिसाब से कर सकती है दोस्त, क्योंकि जुलियाना पेनिया के बारे में हज़ारों कमियां हो सकती हैं, बट कोई ये नहीं कह सकता कि वो एक शानदार फाइटर नहीं है। बोले फाइटर, बोले तो लिटरली फाइटर। शी कैन फिगर आउट अ वे टू विन। यार आप सभी को पता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं पूरी तरह बायस्ड हूँ जुलियाना पेनिया के लिए। तो हो सकता है कि मैं 100% गिलाता हूँ, बट मेरा दिल तो यही कहता है कि जुलियाना पेनिया जीतेगी। दिमाग कहता है कि जुलियाना के चांसेस कम है, पैसा होता तो जुलियाना पे ही लगाया जाता। आप बताइए, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से आपको भी पता है कि कौन के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, बट मेरा मानना है कि यू शुड नॉट डिस्कार्ड जुलियाना जस्ट लाइक दैट। शी इज़ बेटर देन दैट। एनीवेज, अब मेन इवेंट की तरफ चलते हैं, और क्योंकि वीडियो ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो गया है तो तब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। मेन इवेंट है मेहराब दविशेली वर्सेस शॉन ओमैली। यार मैंने मेहराब की बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से बायोग्राफी बनाई है, आप चाहे तो चैनल में जाके देख सकते हैं। आपको एक अजीब बात होती हुई दिख रही होगी, और ये एक्चुअली अजीब बात नहीं है, ये बहुत कॉमन बात है, और मैं बताता हूँ कि वो क्या है। देखिए, आप सभी को पता है कि जब ये फाइट अनाउंस हुई थी ना, मेहराब दविशेली वर्सेस शॉन ओमैली 2, तो हम सभी को लग रहा था कि यार ये फाइट का क्या मतलब है इसका। पहले बात तो डोमिनेंट था मेहराब और ये और वो, पर जैसे जैसे फाइट कमज़ोर पास में आते जा रही है, हम सभी को लगता नहीं यार चांसेस हैं शॉन ओमैली की। क्योंकि दोस्त, यूएफसी की मशीनरी नहीं, मतलब पूरी दुनिया भर में गवर्नमेंट भी ऐसी काम करती है, सारी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो ऐसी काम करती है, वो हमारे दिमाग के साथ दे फक विद आवर माइंड। ऑल ऑफ अ सडन ना हम अपने आप को झूठ बोलने लगते, नहीं यार वो कमीना इसलिए रही हुई क्योंकि वो इंजरी थी। वो देखा आखिरी राउंड में कितना खतरनाक फाइट किया था, और अब तो उसने मतलब ड्रग्स छोड़ दिए हैं, तो कितना शानदार हो गया होगा। अब तो वो जीतने के चांसेस ही ज़्यादा हो गए उसके। मुश्किल फाइट है मेरा आपके लिए। तो हम इन सब बकवास को ना यहीं छोड़ते हैं और एक्चुअली फ़ाइट की बात करते हैं। इस फाइट के बारे में मैं बात करने के लिए पिछली फ़ाइट के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पिछली फ़ाइट ही हमारे को सारे एंगल देती है। और है ना, पिछली फाइट की अब नई नई कहानियाँ बनने लगी हैं, इसीलिए हम उन सबको छोड़ते हैं और बात करते हैं कि एक्चुअली पिछली फाइट में हुआ क्या था।
पिछली फाइट में हमने मेहराब दिविशविली की तरफ से क्या देखा? हमने देखा कि मेहराब दिविशविली ने 1 2 नहीं 3 नहीं 4 राउंड जीते। क्या वो चारों राउंड में डोमिनेंट था? नहीं, 3 राउंड में फिर भी वो डोमिनेंट था। और टेकडाउन के समय हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखी कि मेहराब जो है टेकडाउन कर रहा था शॉन ओमैली को, और शुरुआती राउंड में शॉन ओमैली बहुत जल्दी खड़ा हो जा रहा था वापस से, और ऐसा लग रहा था कि मेहराब दिविशविली उसको अपने आप खड़ा होने दे रहा है। यानी कि मेहराब दिविशविली को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ही कैन टेक हिम डाउन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड ही डिड दैट। क्या उतनी ही आसानी से मेहराब इस फाइट में भी टेक डाउन कर पाएगा शॉन का? इसी सवाल के जवाब में हार और जीत का आंसर छुपा हुआ है दोस्त। दूसरी तरफ अगर शॉन ओमैली की बात करें तो शॉन ओमैली के बारे में हमें एक बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि उसकी हिप इंजरी ने उसे काफ़ी हद तक लिमिटेड रखा। वो टेक डाउन जो है वो स्टॉप नहीं कर पा रहा था, और उसके लिए उसने कारण दिया कि हिप इंजरी। अब ऐसा था या नहीं था ये तो उसी को पता है। इस बात पे भी कोई शक नहीं है कि शॉन ओमैली का 5वां राउंड सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा राउंड था, और इसी 5वें राउंड को सब आधार बना के बोल रहे हैं कि शॉन ओमैली का परफॉर्मेंस आपसे बेहतर होगा और वो जीत सकता है फाइट। पर वो उन जगह पे नहीं रहा। मैंने पहले भी कहा ना आपको, लॉजिकली सोचना इज ओके, राइट, लॉजिकली ही सोचना चाहिए, बट जो सरफेस लेवल पे चीज़ें दिखती है ना उसके आगे भी जाके देखना चाहिए, ठीक है। तो एक प्रकार से हम देखें तो 5वां राउंड क्या शॉन ओमैली का था? बिल्कुल था। क्या शॉन ओमैली के लिए बहुत अच्छा राउंड था? बिल्कुल था। पर इस राउंड में अच्छे राउंड की शुरुआत कहाँ से हुई? जब 2 शानदार किक पड़ी शॉन ओमैली की मेहराब दिविशविली के पेट में, रिब रीजन में। उसके बाद ऐसा लगा कि मेहराब की सारी हवा लगभग निकल गई है। और मेहराब जो है 5वें राउंड आते तक, ये बात अलग है कि मेहराब का कार्डियो बहुत शानदार है, बट आप देखेंगे तो वो विजिबली थका दिखाई दे रहा है। यानी कि मेहराब 5वें राउंड के आते तक उतनी बड़ी टेक डाउन थ्रेट नहीं रह गया था जितनी वो पहले राउंड में था, दूसरे राउंड में था, तीसरे राउंड में था या चौथे राउंड में था। इसलिए इस 5वें राउंड की परफॉर्मेंस को आपको देखना ज़रूर है कि ये शॉन ओमैली की शानदार परफॉर्मेंस थी, बट आपको ये भी देखना है कि ये 5 राउंड में एग्जॉस्ट हो चुके मेहराब दिविशविली के खिलाफ परफॉर्मेंस थी। ठीक, तो चलिए मूव ऑन करते हैं पहली फाइट से। पिछली फाइट और इस फाइट के बीच में दोनों फाइटर ने कुछ कुछ अलग किया है। पहले शॉन ओमैली की बात कर लेते हैं। शॉन ओमैली ने कहा, ऐसा माना जाना है कि marijuana स्मोक करना बंद कर दिया है, वो सोशल मीडिया में कम से कम टाइम स्पेंड कर रहा है, और तो और मैं शॉन ओमैली का खुद का कहना है कि वो ये जो शुगर शॉन वाला स्टफ था, जो कि एक पर्सोना उसने बनाया है, उस पर वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज हो गया था उसमें। तो इस फाइट के पहले वो पूरी तरह फोकस्ड है और उसका पूरा ध्यान मेहराब को हराने पे है, और अभी तक हमें जितना पता है उस हिसाब से उसे कोई इंजरी भी नहीं है। अब देखिए, मेरा मानना है कि शॉन ओमैली ना एक बहुत ही स्मार्ट फाइटर है, बहुत ही केपेबल फाइटर है। यहाँ तक कि पिछली फाइट में मैंने एक्चुअली प्रेडिक्ट किया था कि शॉन ओमैली को जीतना चाहिए। तो इन सब के मिला के और उसके फोकस को देखते हुए लग रहा है कि शॉन ओमैली इस फाइट में बेहतर फाइटर बन के आएगा। इस बात पे मुझको कोई शक नहीं है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखिए ना कि शॉन ओमैली ने अगर इतना कुछ किया है पिछली फाइट से और इस फाइट के बीच में, तो मेहराब ने क्या किया है? पहली बात तो मेहराब अब स्टार बन गया है, और दूसरी बात मेहराब ने शायद इस डिवीज़न के फ्यूचर उमर नरगोमेडोव को हराया है। और जितनी टफ फाइट शॉन ओमैली वाली फाइट थी ना, उससे 5 गुना ज़्यादा टफ फाइट उमर वाली थी। और उमर नरगोमेडोव वाली फाइट के बाद मेहराब ने जो दर्जा हासिल किया है ना, वो थोड़ा ऊपर है। देखिए, 100 सवालों का एक सवाल यही है कि क्या शॉन ओमैली पहले से ज़्यादा इम्प्रूव किया होगा? सबको पता है किया होगा। क्या मेहराब पहले से ज़्यादा इम्प्रूव किया होगा? किया होगा। आप सवाल उठता है कि क्या शॉन ओमैली की इम्प्रूवमेंट के बाद वो उस मेहराब दिविशविली को हरा सकता है जिसने उमर नरगोमेडोव को हराया है? टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक सो। मेरा मानना है कि परफॉर्मेंस जो है शॉन ओमैली की पहले से बेहतर होगी और शायद वो 1 या 2 राउंड जीत भी सकता है। बट अभी भी मेरा मानना है कि मेहराब दिविशविली उससे बेहतर फाइटर है। दिल दिमाग पैसा तीनों मेहराब दिविशविली पे लगाया गया था। आप बताइए, आपको क्या लगता है? ठीक है, ये था इंडियन फाइट जंग की। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था, पहले भी बोल दिया क्या? चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टेक केयर।